औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल नबील करीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 7 है स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 का, जिसका कोर्स कोड है CHM631। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम ऑर्गल डायग्राम और तनाबुस-ओगानो डायग्राम में जो डिफरेंस है वो हम स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गल डायग्राम एंड द तनाबुस-ओगानो डायग्राम। दोनों बेसिकली को रिलेशन डायग्राम है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन द ऑर्गल डायग्राम एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हमारे पास डिफरेंट मेटल आइंस हैं लेकिन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सपोज़ कि सब D1 सपोज़ एक ऐसा मेटल आइन, दो मेटल आइन ऐसे हैं जिनकी D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग ऑर्गल डायग्राम रिक्वायर्ड होंगी, कोरिलेशन डायग्राम रिक्वायर्ड होंगी। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गल डायग्राम। जबकि तनाबुस-ओगानो डायग्राम में ऐसा नहीं होता। अगर D1 सिस्टम है तो उसमें अब जितने भी मेटल आइन आते होंगे जिनकी D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो रही हो, उन तमाम की तनाबुस-ओगानो यानी कि एनर्जी कोरिलेशन डायग्राम वुड बी सेम। इसी तरीके से जो ऑर्गल डायग्राम है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए इस्तेमाल होती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये है कि जिसमें स्पिन बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो। ये तब हो रहा होता है जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आइन के साथ। इसी तरीके से ऑर्गल डायग्राम जो है वो सिर्फ स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस के लिए कोई एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाई गई। इसी तरीके से अगर तनाबुस-ओगानो डायग्राम की बात करें तो तनाबुस-ओगानो डायग्राम में जो ग्राउंड स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज टेकन एज अ रेफरेंस वैल्यू, यानी वो ग्राउंड स्टेट पे ही होती है कि मेटल आइन की जो ग्राउंड स्टेट है और लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग के बाद जो ट्रांजिशन होती है वो भी ग्राउंड स्टेट के ऊपर होती है। तो दैट इज यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी वहीं से आप एनर्जी को काउंट करते हैं। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि वेयर इज़ द ग्राउंड स्टेट फॉर द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, आपको वो नहीं देखना पड़ता, आपको ग्राउंड स्टेट पे ही रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। ये बात आगे आके मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ अभी। इसी तरीके से जो तनाबुस-ओगानो डायग्राम है वो लो स्पिन के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। और तीसरी बात यह है कि जो तनाबुस-ओगानो डायग्राम है वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के साथ साथ स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस को भी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये तनाबुस-ओगानो डायग्राम है ये तनाबुस-ओगानो डायग्राम है और ये ऑर्गल डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि जो ग्राउंड स्टेट है ऑफ द फ्री मेटल आइन दैट इज़ अ ट्रिपलेट F और जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है दैट इज़ अ ट्रिपलेट P। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है। अच्छा, जब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से जो ग्राउंड स्टेट है वो ट्रिपलेट T1G में स्प्लिट होती है, ट्रिपलेट T2G, ट्रिपलेट T1G एंड ट्रिपलेट A2G में ये स्प्लिट होती हैं। तो आपके ग्राउंड स्टेट देखिए कि इसके ये अलाइन नहीं है ट्रिपलेट F के, ये डिक्लाइन पोजीशन के ऊपर है। इसका मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। जबकि अगर तनाबुस-ओगानो डायग्राम में देखें तो ट्रिपलेट T1G इज यूज इज एट द लेवल ऑफ ट्रिपलेट F, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इसी को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ करते हुए, ये रेफरेंस पॉइंट यानी कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट पे ही बिल्कुल आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्गल डायग्राम में जो इसको अगर हम ट्रिपलेट T1G में को ये बनी कैसे है ये बात हम देख रहे हैं कि ट्रिपलेट 1G को अगर हम इस लेवल पे लेकर आएँ जहाँ ट्रिपलेट F मौजूद है, तो लेवल पे लाने के लिए जो ये अगर आप आर्बिट्री लाइन ड्रॉ करें कि ये ट्रिपलेट T1G ये यहाँ होने चाहिए, है ना, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस ऐड किया जाए तो हमारे पास ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इस लाइन में ऐड नहीं होगा, वो पे इस लाइन में भी ऐड होगा, वो पे इस लाइन में भी ऐड होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक एनर्जी लेवल के ऊपर एनर्जी को ऐड नहीं करवाएंगे बल्कि हर एक एनर्जी लेवल में ऐड करना पड़ेगा ताकि सिस्टम हमारे पास सेम रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि T1G जो है वो ट्रिपलेट F
के अलाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा एंड देन इट कैन बी यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट। और फिर उसके बाद ट्रिपलेट T2G में ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है उतनी ही एनर्जी का डिफरेंस, तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रिपलेट T2G ऊपर चला गया, ठीक है। इसका स्लोप कम है इस लाइन का, इसका स्लोप ज़्यादा है। इसी तरीके से ट्रिपलेट A2G की बात करें तो ये भी लाइन में और स्लोप ज़्यादा हो के और ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए लाइन में ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रिपलेट P में भी जब एडिशन होगी तो इट विल आल्सो मेक द सम एंगल एंड विल बी एट इंक्लाइन पोजीशन। तो आप देखिए कि ये भी इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स कि ऑर्गन डायग्राम की मॉडिफिकेशन है बेसिकली तनाबे-सोगानो डायग्राम, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं तनाबे-सोगानो डायग्राम की। तो दीज आर द तनाबे-सोगानो डायग्राम फॉर द D2 to D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर आप नोट करें कि हमने D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुमार नहीं किया, सो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग द D1 एंड द तनाबे-सोगानो डायग्राम फॉर द D1 एंड द D9 सिस्टम। यहाँ पे एक ये सवाल है। तो इस सवाल को हल किया हमने होल फॉर्मुलिज्म के ज़रिए कि हमने ये बात पहले की थी कि D1 और D9 बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मुलिज्म जो D9 की कोरिलेशन डायग्राम है वो D1 की डायग्राम के आइडेंटिकल होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मुलिज्म। D1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो D9 में होल ट्रांजिशन हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो D1 सिस्टम में अगर E2G जो एक्साइटेड स्टेट में था तो ग्राउंड स्टेट में वो आ जाएगा D9 सिस्टम में। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है डबलेट D1 और D9 के लिए, बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मुलिज्म दोनों की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है फॉर द मेटल आयन वो इस आपकी डबलेट D होती है, ठीक है। तो डबलेट D में जब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से स्प्लिटिंग होती है, जिसे क्रिस्टोफिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं, वो जब स्प्लिटिंग होती है तो ये लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है तो वो स्प्लिटिंग एक ही होती है वहाँ, यानी मतलब ये है कि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। अच्छा, इसी तरीके से अगर D9 की बात करें तो वहाँ पे एक ही होल ट्रांजिशन पॉसिबल है। इट मीन्स कि D1 और D9 के लिए ऑर्गन डायग्राम ही यूज़फुल है, उसके लिए तनाबे-सोगानो डायग्राम को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी तनाबे-सोगानो डायग्राम को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही वहाँ पे सिस्टम है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसीलिए D1 D9 सिस्टम जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, यानी उसकी तनाबे-सोगानो डायग्राम मौजूद नहीं होती, उसकी ऑर्गन डायग्राम ही मौजूद होती हैं। अच्छा, दूसरी कि अगर हम D4 से लेकर D7 तक बात करें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो इज़ सेंट्रल लाइन, ठीक है, एक से स्ट्रेट लाइन जो है वो तकरीबन सेंटर में प्लॉट की गई है इन तीन सिस्टम में, बल्कि D2 D3 और D8 में ऐसी कोई सेंटर में लाइन जो है मौजूद नहीं है। तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। तो बिल्कुल जनाब, ये जो D4 से लेकर D7 तक जो सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो एनर्जी स्टेट दिखाई गई हैं वो सारी की सारी वीक फील्ड लिगेंड की वजह से हैं, और जो राइट हैंड साइड के ऊपर हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से हैं। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि इस लाइन के राइट हैंड साइड के ऊपर जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो फॉर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है वो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म होती है। इसको समझने के लिए हम 1 by 1 सिस्टम को स्टडी करते हैं। D1 और D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि D3 सिस्टम की 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में T2G में फिल हो गए अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। यहाँ पे जो डी जेनरेसी रिमूव होती है फॉर डी ऑर्बिटल्स, और डी जेनरेसी रिमूव होने की वजह से जो हमारे डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं इनटू 2 स्टेट, दैट इज़ T2G और EG में। सो वो एक पार्टिकुलर एनर्जी उनके दरमियान होती है, यानी जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप, एंड दिस एनर्जी गैप इज़ बेसिकली कॉल्ड द क्रिस्टोफिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टोफिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, कि विच टाइप ऑफ द लिगेंड इज़ कमिंग। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप बेसिकली कम होता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम असाइन करते हैं कि अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल
तो ग्राउंड स्टेट में यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में फिल हो गए। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबिलिटी है कि आइदर वो यहाँ इन तीनों जो ऑर्बिटल डायग्राम है, इस ऑर्बिटल डायग्राम में इन तीनों बॉक्सेस में से किसी एक में आ जाए या फिर वो एक्साइटेड स्टेट में ईजी में चला जाए। अच्छा जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चाहे वो ग्राउंड स्टेट में यानी T2G में जाए या EG में जाए, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर। नंबर वन पैरामीटर इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा, और दूसरी जो है वो दैट इज़ अ पेयरिंग एनर्जी। एंड पेयरिंग एनर्जी किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास डेल्टा नॉट यानी इन दोनों के दरमियान T2G और EG के दरमियान क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो, यानी ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना पसंद करेगा। और अगर ये बैंड गैप कम हो, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो, पेयरिंग एनर्जी कम हो, ये बैंड गैप कम हो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में यानी कि EG में ट्रांसफॉर्म होने की भरपूर कोशिश करेगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू द EG ऑर्बिटल। लेकिन और ये अच्छा, ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे पास ऐसा लिगेंड के मेटल के साथ बाइंड हो जो कि वीक फील्ड लिगेंड हो, जिसकी स्ट्रेंथ, तो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ होने की वजह से ये जो स्प्लिटिंग है ये कम होती है EG और T2G के दरमियान। और EG और T2G में जब स्प्लिटिंग कम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वुड बी लेसर देन द पेयरिंग एनर्जी, राइट। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसके स्पिन कैलकुलेट करें तो इसकी स्पिन हाई आएगी। हाई कैसे कैसे? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। तो अगर हम इसके स्पिन कैलकुलेट करें तो इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, अब अगर हमारे पास लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा, और पेयर अप होने की वजह से वो T2G में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो मेटल आयन के साथ आके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि इसका स्पिन लो है। क्योंकि आप इसके अगर मल्टीप्लिसिटी निकालें तो प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसकी 3 आ रही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, राइट। और जबकि पुराने वाले केस में थी हाफ 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 हाफ, तो ये हो गई आपकी 4/2, 2 to the 4 + 1 5, राइट। हाफ 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 हाफ, तो क्या हो जाएंगी 4/2, ठीक है ना। तो अगर हम खाली ग्राउंड स्टेट में T2G में देखें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 + 1 4, तो 4 हो गई स्पिन। और यहाँ पे देखिए कि ग्राउंड स्टेट में T2G में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हाफ प्लस हाफ 1 है, तो 2 1 2 एंड प्लस 1 3, तो 3 है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, और जब वीक फील्ड लिगेंड आते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अच्छा जी, D5 सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हाई फील्ड या वीक फील्ड, हाई स्पिन या वीक फील्ड लिगेंड में जब आता है तो D5 में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप होंगी अकॉर्डिंग टू हुर्नसुल, 3 T2G में और 2 EG में। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मौजूदगी में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स नीचे फिलअप होंगे पहले हुर्नसुल के नतीजे में, फिर वो पेयर अप हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से D6 में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन EG में आएंगे वीक फील्ड लिगेंड की मौजूदगी में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मौजूदगी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में फिलअप होंगे। D7 की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड में, 5 इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन EG में आएंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G में और 1 इलेक्ट्रॉन EG में ट्रांसफॉर्म होगा, फिलअप होगा। इसी तरीके से D8 की बात करते हैं तो D8 में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन T2G में, 2 इलेक्ट्रॉन EG में। क्यों ऐसी रहेगी कि अगर आप हुर्नस रूल के अकॉर्डिंगली फिल करें तो कैसे फिल करते हैं, T2G में पहले फिल करेंगे 1 2 3, फिर EG में आएंगे, ठीक है, नहीं यस EG में आएंगे अगर वीक फील्ड है तो 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर 6 7 8 T2G में हो गए, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तब फिल करते हैं तो हम सबसे पहले T2G में फिल कर लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, तो 1 2 3 4 5 6
चाहिए, फिर 2 बचे तो 7 8। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें या वीक फील्ड की बात करें, D8 सिस्टम में इसकी जो फिल्म है, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे ही रहेगी जैसे ये है। इसके अंदर 2 एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म नहीं होते। लिहाजा D4 से D7 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की 2 अलग अलग ट्रांजिशंस लेवल मौजूद हैं, जबकि D2 D3 और D8 में ऐसी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। इन सब की दोनों की तनाबी सुगानो डायग्राम फॉर D2 D3 एंड D8 सिस्टम के लिए सेम रहती है। यहाँ एक बात और नोट करें, बल्कि अब हम D7 के लिए हम इसकी तनाबी सुगानो डायग्राम को देखते हैं कि वो उसकी क्या डायग्राम है और कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो बेसिकली जो नंबर ऑफ पीक्स जनरेट होती हैं स्पेक्ट्रम में, वो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो उनकी इंटेंसिटी है वो बेसिकली ये डिफाइन कर रही होती है कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन कितनी है। तो जनाब D7 के लिए जो स्टेट हैं फ्री मेटल आयन की, वो ग्राउंड स्टेट क्वार्टेट F है, ठीक है, और लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से वो टिप्लेट क्वार्टेट T1 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये नोट कीजिए कि यहाँ पे सेंटर लाइन मौजूद है, मतलब ये सारी ट्रांजिशन वीक फील्ड लिगेंड की वजह से है और ये सारी ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से है। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो लेवल के ऊपर है आपके पास एनर्जी क्वार्टेट T1, वो एक्साइटेड स्टेट में चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांजिशंस देखते हैं कि कितनी ट्रांजिशंस मुमकिन है। तो वही क्वार्टेट T1 से लेकर अब आगे अगली क्वार्टेट देखें यहाँ पे कौन सी है। तो जनाब अगली क्वार्टेट है हमारे पास ये क्वार्टेट T2। तो T1 से लेकर T2, ये T2 एक ट्रांजिशन, फिर इसी तरीके से क्वार्टेट T1 ये दूसरी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दूसरी ट्रांजिशन, फिर इसी तरीके से क्वार्टेट A4 यहाँ से लेकर ये यहाँ तक तीसरी ट्रांजिशन, ठीक है ना। ये 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट अब डबलेट E है, तो ग्राउंड स्टेट से लेकर डबलेट T1, डबलेट T2 2, डबलेट A2, डबलेट A2, डबलेट A1 3 और डबलेट A2 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 पीक्स आएंगी और इसमें 3 पीक्स आएंगी, यानी वीक फील्ड में 3 पीक्स आएंगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 4 पीक्स आएंगी। बाकी सिस्टम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।